हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th के विस्टास बुक का चैप्टर नंबर 4 द एनिमी करेंगे। बिफोर यू रीड, इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वार। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार इज washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? पढ़ने से पहले, विश्व युद्ध का समय है। एक अमेरिकी युद्धबंदी मरने की हालत में बाहर फेंक दिया जाता है और एक जापानी डॉक्टर की शरण में आता है। क्या उसे डॉक्टर होने के नाते उसको बचाना चाहिए या देशभक्त होने के नाते सेना को सौंप दिया जाना चाहिए? Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot of the Japanese coast where, as a little boy, he had often played. The low, square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. As a boy, Sadao had climbed the pines, supporting himself on his bare feet, as he had seen men do in the South Seas when they climbed for coconuts. His father had taken him often to the islands of those seas, and never had he failed to say to the little brave boy at his side, "Those islands yonder, they are the stepping stones to the future for Japan. Where shall we step from them?" Sadao had asked seriously. "Who knows?" his father had answered. "Who can limit our future? It depends on what we make it." डॉक्टर सदाऊ हॉकी का मकान जापान के समुद्र तट पर ऐसे स्थान पर बना हुआ था जहां वह प्राय लड़के के रूप में खेला करता था। वह नीचा चौकोर पत्थरों का घर चट्टानों पर उस संकरे समुद्र तट से काफ़ी ऊंचा बना हुआ था जिसकी सरहद पर झुके हुए चीड़ के वृक्ष थे। लड़कपन में सदाऊ चीड़ के पेड़ों पर नंगे पांव चढ़ जाता था क्योंकि वह दक्षिणी समुद्र में आदमियों को नारियल के पेड़ों पर चढ़ते देखता था जब वे नारियल लेने के लिए चढ़ते थे। उसके पिताजी उसे कई बार उन समुद्री द्वीपों में ले गए और कभी उस वीर बालक को यह बताने से चूकते नहीं थे, वे द्वीप जो सामने हैं वे जापान के भविष्य की उन्नति के सोपान हैं। हम उनसे कहाँ आगे बढ़ेंगे? सदाऊ गंभीरता से पूछता था। कौन जानता है, उसके पिता ने उत्तर दिया। हमारे भविष्य को कौन सीमित कर सकता है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे क्या बनाते हैं। Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. Sadao knew that his education was his father's chief concern. For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine. He had come back at 30, and before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist, because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. He had not been sent abroad with the troops. Also, he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibility, Sadao was being kept in जापान। सदाऊ ने यह बात अपने मन में बैठा ली थी क्योंकि वह अपने पिता की हर बात मानता था। उसका पिता न उससे कभी हंसी मजाक करता था और न कभी उसके साथ खेलता था, परंतु वह उसका बहुत ध्यान रखता था, जो कि उसका इकलौता पुत्र था। सदाऊ जानता था कि उसकी शिक्षा उसके पिता की मुख्य चिंता थी। इस कारण से 22 साल की उम्र में उसे शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी तथा औषधि के बारे में जो भी शिक्षा दी जा सकती थी उसे सीखने के लिए उसने उसको अमेरिका भेज दिया। वह 30 साल की उम्र में वापस आ गया और उसके पिता की मृत्यु से पहले वह सदाऊ को केवल प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक ही नहीं अपितु एक वैज्ञानिक के रूप में देख चुका था। क्योंकि वह एक खोज में लगा था जिसमें घाव पूरी तरह साफ हो जाएंगे, उसे सैनिकों के समूह के साथ विदेश नहीं भेजा गया। इसके अतिरिक्त उसे पता था कि एक हल्का सा खतरा है कि वृद्ध सेनापति को एक ऐसी परिस्थिति के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती थी जिसका उपचार दवाइयों से
किया जा रहा था और इस संभावना के कारण सदाऊ को जापान में रखा जा रहा था। Clouds were rising from the ocean now. The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. Sadao watched mist hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house, writhing around the pines. In a few minutes, fog would be wrapped about the house too. Then he would go into the room where Hana, his wife, would be waiting for him with the two children. अब महासागर से बादल उठ रहे थे। पिछले कुछ दिनों की आशा के विपरीत गर्मी ने रात के समय ठंडी लहरों से भरी भारी कोहरा ले लिया था। सदाऊ ने तट के पास छोटे द्वीप को धुंध में छिपते हुए देखा और फिर घर के नीचे समुद्र तट पर रेंगकर आते और चीड़ के पेड़ों से लिपटते देखा। कुछ ही मिनटों में कोहरा घर को लपेटने वाला था। फिर वह उस कमरे में चला जाएगा जहां उसकी पत्नी हाना अपने दोनों बच्चों के साथ उसका इंतजार कर रही होगी। But at this moment, the door opened and she looked out, a dark blue woolen houri over his kimono. She came to him affectionately and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. He had met Hannah in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. His father would never have received her unless she had been pure in her race. He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way. By chance, literally, at an American professor's house. The professor and his wife had been kind people anxious to do something for their few foreign students, and the students, though bored, had accepted this kindness. Sadau had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. The rooms were so small, the food so bad, the professor's wife so voluble, but he had gone and there he had found Hannah, a new student, and had felt he would love with her he would love her if it were at all possible. लेकिन उसी क्षण दरवाज़ा खुला और उसने देखा जापानी चोगे पर पहना जाने वाला एक गहरे नीले रंग का ऊपरी वस्त्र। वह बड़े स्नेह के साथ उसके पास आई और जैसे ही वह खड़ा हुआ अपनी बाहें उसकी बाहों में डाल दी, मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। वह हाना से अमेरिका में मिला था, परंतु उसके प्यार में गिरने के पहले तब तक इंतजार किया जब तक उसने यह विश्वास न कर लिया कि वह जापानी थी। उसकी उसके पिता उसे कभी स्वीकार नहीं करता यदि वह शुद्ध जापानी जाति की नहीं होती। वह कई बार सोचता था कि यदि वह हाना से न मिलता तो किससे विवाह करता, और सौभाग्य से उसे वह कैसे अचानक मिल गई, अक्षरशः अकस्मात ढंग से एक अमेरिकी प्रोफेसर के घर में। प्रोफेसर और उसकी पत्नी नेक लोग थे, हमेशा अपने कुछ विदेशी छात्रों के लिए कुछ करने के लिए उत्सुक रहते थे और छात्र यद्यपि बोर हो जाते थे परंतु इस दयालुता को स्वीकार करते थे। सदैव प्राय हाना को बताता था कि उस रात वह शायद प्रोफेसर हार्ले के घर न जाता। कमरे बहुत छोटे थे, भोजन बहुत खराब था और प्रोफेसर की पत्नी बहुत बातूनी थी, परंतु वह चला गया और उसे हाना मिली, एक नई छात्रा, और उसे लगा था कि यदि संभव हुआ तो वह उससे प्यार कर लेगा। Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him, even though they had been married years enough to have the two children, for they had not married heedlessly in America. They had finished their work at school and had come home to Japan, and when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way, although Sadao and Hana had talked everything over beforehand. They were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. अब उसने उसका हाथ अपनी बाहों पर महसूस किया और उसे इसने जो आनंद दिया उसे उसकी अनुभूति हुई। हालांकि उनकी शादी को हुए इतने साल हो गए कि उनके दो बच्चे थे। उन्होंने अमेरिका में बिना सोचे समझे विवाह नहीं किया था। उन्होंने स्कूल में अपना कार्य पूरा किया और जापान में अपने घर आ गए, और जब उनके पिता ने उसे
हाना को देखा तो पुरानी जापानी ढंग से शादी पक्की कर दी। हालांकि सदाऊ तथा हाना से इस पर पहले से ही बात कर ली थी। वे पूर्णतः प्रसन्न थे। उसने हाना ने अपने गाल उसकी भुजा पर टिका दिए। It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. It was a man. He was flung up out of the ocean. Flung. It seemed to his feet by a breaker. He staggered a few steps, his body outlined against the mist, his arms above his head. Then the curled mist hit him again. इसी समय दोनों ने कोई काली वस्तु धुंध से बाहर आती हुई देखी। यह एक व्यक्ति था। वह समुद्र की लहरों से बाहर फेंक दिया गया था। ऐसा दिखाई पड़ता था कि किसी लहर ने उसे पैरों के बल फेंक दिया था। वह कुछ कदम लड़खड़ाता हुआ चला। उसके शरीर की रूपरेखा धुंध में नजर आ रही थी। उसके हाथ सिर पर थे। फिर बल खाती हुई धुंध ने उसे छिपा लिया। Who is that? Hannah cried. She dropped Sadau's arm and they both leaned over the railing of the veranda. Now they saw him again. The man was on his hands and knees, crawling. Then they saw him fall on his face and lie there. A fisherman, perhaps, Sadau said, washed from his boat. He ran quickly down the steps, and behind him Hannah came, her wide sleeves flying. A mile or two away on either side there were fishing villages, but here was only the bare and lonely coast, dangerous with rocks. The surf beyond the beach was spiked with rocks. Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. वह कौन है? हाना चीखी। उसने सदाऊ की बाह छोड़ दी और दोनों बरामदा के जंगल पर झुक गए। अब उन्होंने उसे दोबारा देखा। वह आदमी अपने हाथ और घुटनों के बल रेंग रहा था। फिर उन्होंने देखा कि वह मुंह के बल गिर गया और वहीं लेट गया। सदा शायद कोई मछुआरा हो, सदाऊ ने कहा। अपनी नाव से बाहर आ गया होगा। वह सीढ़ियों से नीचे जल्दी से दौड़ता हुआ आया और उसके पीछे हाना आई। उसकी चौड़ी आस्तीन लहरा रही थी। दोनों और 1-2 मील की दूरी पर मछुआरों के गांव थे, परंतु वहां पर तो निर्जन और सुनसान तट था जहां खतरनाक पत्थर थे। तट से परे समुद्री तट पर नुकीली चट्टानें थी। वह आदमी किसी तरह आने में सफल हो गया था। वह निश्चित रूप से बुरी तरह कट फट गया होगा। They saw when they came toward him that indeed it was so. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. He is wounded, Sadao exclaimed. He Sadao exclaimed. He made haste to the man who lay motionless, his face in the sand, an old cap stuck to his head, soaked with sea water. He was in wet rags of garments. Sadao stopped, Hana at his side, and turned the man's head. They saw the face. A white man, Hana whispered. Yes, it was a white man. The wet cap fell away, and there was his wet yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard. He was unconscious and knew nothing that they did for him. जब वे उसकी तरफ गए तो उन्होंने देखा वह वास्तव में वैसा ही था। उसके एक तरफ की बालू मिट्टी पर पहले ही बाहर निकलते खून का धब्बा आ गया। वह घायल है, सदाऊ चिल्लाया। वह जल्दी से उस आदमी की ओर गया जो अचेत पड़ा था। उसका चेहरा रेत में सना था। समुद्र पानी से भीगी एक पुरानी टोपी उसके सिर से चिपकी हुई थी। उसके कपड़े फट कर चिथड़े हो गए थे। सदाऊ रुका। हाना उसकी बगल में थी और उसने उस आदमी का सिर घुमाया।
उन्होंने उसका चेहरा देखा। गोरा आदमी, हाना फुसफुसाई। हाँ, यह गोरा आदमी था। नीली टोपी गिर गई थी और उसके पीछे लंबे बाल थे, मानो कई सप्ताह से कटवाए नहीं गए थे, और उसके जवान और प्रताड़ित चेहरे पर बधी पीली दाढ़ी थी। वह बेहोश था और कुछ नहीं जानता था कि उन्होंने उसके लिए क्या किया। Now Sadao remembered the wound, and with his expert fingers he began to search for it. Blood flowed freshly at his touch. On the right side of the lower back, Sadao saw that a gun wound had been reopened. The flesh was blackened with powder. Sometime not many days ago, the man had been shot and had not been tended. It was bad chance that the rock had struck the wound. अब सदाऊ को घाव याद आया और अपनी निपुण अंगुलियों से उसे खोजने लगा था। उसके छूते ही ताज़ा खून बहने लगा। उसकी कमर के नीचे भाग के दाईं ओर सदाऊ ने देखा कि बंदूक का एक घाव दोबारा खुल गया था। मांस बारूद के कारण काला हो गया था। अभी बहुत दिन नहीं बीते थे उस आदमी को गोली मारे हुए, और उसकी देखभाल भी नहीं हुई थी। यह एक गलत संयोग था कि चट्टान से घाव टकरा गया था। Oh, how he is bleeding, Hannah whispered again in a solemn voice. The mist screened them now completely, and at this time of day no one came. The fishermen had gone home, and even the chance beachcombers would have considered the day at an end. ओह, कितना खून बह रहा है, हाना पुनः गंभीर आवाज में फुसफुसाई। अब वे धुंध में पूरी तरह छुप गए थे और दिन के इस समय वहाँ कोई नहीं आता था। मछुआरे घर जा चुके थे और यहाँ तक कि तटीय खोजी लोगों ने दिन का अंत मान लिया था। What shall we do with this man? Sadao muttered, but his trained hands seemed of their own will to be doing what they could to snatch the fearful bleeding. He packed the wound with the sea moss that strewed the beach. The man moaned with pain in his stupor, but he did not awaken. हम इस आदमी का क्या करेंगे? सदाऊ धीमे से बोला, लेकिन उसके कुशल हाथ स्वेच्छा से वह कर रहे थे जो रक्त के बहाव को रोकने के लिए कर सकते थे। उसने घाव में समुद्री घास की काई भर दी थी जो तट पर फैली हुई थी। वह व्यक्ति चेतना शून्य स्थिति में कराहने लगा, लेकिन वह जागा नहीं। The best thing that we could do would be to put him back in the sea, Shadau said, answering himself. Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands. Yes, undoubtedly, that would be best, Hannah said steadily, but she continued to stare down at the motionless man. If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die, Sadao said. The kindest thing would be to put him back into the sea, Hannah said, but neither of them moved. They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. सबसे अच्छा तो यह होता कि हम उसे पुनः समुद्र में फेंक देते, सदाऊ ने कहा स्वयं को उत्तर देते हुए। अब कुछ समय के लिए रक्त का बहना बंद हो गया। वह खड़ा हो गया और अपने हाथों से धूल झाड़ी। हाँ, निसंदेह यह सबसे अच्छा रहेगा, हाना दृढ़ता से बोली। लेकिन वह उस गतिहीन व्यक्ति को लगातार घूरती रही। यदि हमने एक गोरे आदमी को अपने घर में रखा तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और यदि हम उसे कैदी के रूप में दोबारा सौंप दें तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा, सदाऊ ने कहा। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम इसे पुनः समुद्र में फेंक दें, हाना ने कहा। लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं हिला। वे उस अचल व्यक्ति की और विचित्र घृणा से देख रहे थे। What is he? Hannah whispered. There is something about him that looks American, Sadao said. He took up the battered cap. Yes, there almost gone was the faint lettering. A sailor, he said, from an American warship. He spelled it out, US Navy. The man was a prisoner of war. He has escaped, Hannah cried softly, and that is why he is wounded. In the back, Sadao agreed. They hesitated, looking at each other. Then Hannah said with resolution, come, are we able to put him back into the sea? If I am able, are you? Sadao asked. No, Hannah said, but if you can do it alone. Sadao hesitated again. The strange thing is, he said, that if the man were whole,
I could turn him over to the police without difficulty. I care nothing for him. He is my enemy. All Americans are my enemy, and he is only a common fellow. You see how foolish his face is, but since he is wounded. वह कौन है? हाना फुसफुसाई। इसके बारे में कुछ ऐसा लगता है कि यह अमेरिकन दिखाई देता है, सदाव ने कहा। उसने फटी हुई टोपी उठाई। हाँ, उस पर मिटे हुए हल्के अक्षर थे। एक नाविक, उसने कहा, किसी अमेरिकन युद्ध पोत से। उसने उसके अक्षर पढ़े। यूएस नेवी, संयुक्त राज्य की जल सेना। व्यक्ति एक युद्धबंदी था। वह बचकर निकल आया है, हाना धीरे से चिल्लाई, और यही कारण है कि वह घायल है। पीठ में सदाव ने सहमति जताई। वे एक दूसरे को देखकर हिचकिचाए। तब हाना ने दृढ़ता के साथ पूछा, आओ, क्या हम इसे फिर समुद्र में पटक सकते हैं? यदि मैं सक्षम हूँ, क्या तुम भी हो? सदाव ने पूछा। नहीं, हाना ने कहा, लेकिन यदि तुम इसे अकेले कर सको। सदाव फिर हिचकिचाया। अजीब बात है यह है, उसने कहा, कि यदि यह व्यक्ति स्वस्थ होता तो मैं इसे पुलिस के हवाले बिना किसी कठिनाई के कर देता। मुझे इसकी तनिक भी परवाह नहीं है। यह मेरा शत्रु है। सभी अमेरिकी मेरे शत्रु हैं, और यह तो साधारण सा आदमी है। जरा देखो इसका चेहरा, कैसा मूर्खों जैसा है, परंतु क्योंकि यह घायल है। यू ऑल्सो कैनॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड। Then there is only one thing to do. We must carry him into the house. But the servants, Sadav inquired. आप ही इसे वापस समुद्र में नहीं फेंक सकते, हाना ने कहा। तब एक ही काम हो सकता है, हम इसे घर में ले जाना चाहिए। लेकिन नौकर, सदाव ने पूछा। We must simply tell them that we intend to give him to the police, as indeed we must, Sadav. We must think of the children and your position. It would endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war. हम साधारण रूप से उनको बता देंगे कि हमारा इरादा इसे पुलिस को देने का है, और वास्तव में हम इसे पुलिस को सौंप देना चाहिए। सदाव, हमें बच्चों के बारे में और आपकी प्रतिष्ठा के बारे में सोचना चाहिए। यह हम सबके लिए खतरा होगा यदि हमने इस व्यक्ति को युद्धबंदी के रूप में पुलिस को नहीं सौंपा। Certainly, Sadav agreed. I would not think of doing anything else. निश्चयपूर्वक, सदाव ने सहमति जताई। इसके सिवा मैं कुछ और करने की नहीं सोचूंगा। Thus agreed. Together they lifted the man. He was very light, like a fowl that had been half starved for a long time until it is only feathers and skeleton. So, his arms hanging, they carried him up the steps and into the side door of the house. This door opened into a passage, and down the passage they carried the man towards an empty bedroom. It had been the bedroom of Sadau's father, and since his death it had not been used. They laid the man on the deeply matted floor. Everything here had been Japanese to please the old man, who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed. Hannah went to the wall cupboards and slid back a door and took out a soft quilt. She hesitated. The quilt was covered with flowered silk, and the lining was pure white silk. He is so dirty, she murmured in distress. इस प्रकार सहमति प्रकट करते हुए दोनों ने मिलकर उस आदमी को उठाया। वह बहुत हल्का था, उस पक्षी की तरह जो लंबे समय तक आधा भूखा रह गया हो, जब तक उसमें पंख व अस्थिपंजर न रह गए हो। अतः उसके हाथ लटक रहे थे। वे उसे सीढ़ियाँ चढ़ाकर घर के बगल वाले दरवाजे में ले गए। यह दरवाज़ा एक गलियारे में खुलता था, और उस गलियारे में से होते हुए वे उस आदमी को एक खाली शयन कक्ष में ले गए। यह शयन कक्ष सदाव के पिता का था, और उसकी मौत के पश्चात इस शयन कक्ष को काम में नहीं लिया गया था। उन्होंने उस आदमी को मोटी चटाई पीछे फर्श पर लिटा दिया। यहाँ सब चीज़ें जापानी थी, उस बूढ़े व्यक्ति को खुश रखने के लिए, जो अपने घर में कभी कुर्सी पर नहीं बैठता था और न ही विदेशी बिस्तरों पर सोता था। हना दीवार में बनी अलमारी के पास गई और एक दरवाज़ा खोलकर एक नर्म रजाई निकाली। वह हिचकिचाई। रजाई का बाहरी खोल फूल वाले रेशम का था और अस्तर शुद्ध सफ़ेद रेशम का था। यह बहुत गंदा है, वह दुखी होकर बुदबुदाई। Yes, he had better be washed, Sadav agreed. If you will fetch hot water, I will wash him. I cannot bear for you to touch him, she said. We shall have to tell the servant he is here. I will tell Yummy now. She can leave the children for a few minutes and she can wash him. Sadav considered a moment. Let it be so, he agreed.
You tell Yummy and I will tell the others. But the utter pallor of the man's unconsciousness face moved him first to stoop and feel his pulse. It was faint, but it was there. He put his hand against the man's cold breast. The heart, too, was yet alive. He will die unless he is operated on, Sadao said, considering the question is whether he will not die anyway. Hannah cried out in fear, "Don't try to save him. What if he should live? What if he should die?" Sadao replied. He stood gazing down to the motionless man. This man must have extraordinary vitality or would have been dead by now. But then he was very young, perhaps not yet 25. हाँ ये अच्छी है। यह हाँ अच्छी यही है कि इसकी सफाई हो। सदैव सहमत था। यदि तुम गर्म पानी ले आओ तो मैं इसकी सफाई कर दूंगा। मैं ये सहन नहीं कर सकती कि तुम इसे स्पर्श करो। उसने कहा, हम नौकर को बतला देंगे कि वह यहाँ है। मैं अभी यूमी को बतला दूंगी। वो बच्चों को कुछ समय के लिए छोड़ देगी और वह इसे नहला सकती है। सदैव ने कुछ देर तक विचार किया। ऐसा ही होने दो। वह सहमत हो गया। तुम यूमी को कह देना और मैं दूसरों को बतला दूंगा। लेकिन उस बेहोश पूर्णतः पीले पड़े आदमी के चेहरे ने उसे पहले विचलित कर दिया ताकि वह झुककर उसकी नब्ज देखे। वह बेहोश था परंतु नब्ज चल रही थी। उसने व्यक्ति की ठंडी छाती पर हाथ रखा। दिल अभी भी जिंदा था। वह मर जाएगा यदि उसका ऑपरेशन न किया गया तो, सदाऊ ने विचार करते हुए कहा। प्रश्न यह है कि चाहे जो हो वह नहीं मरेगा। हना भय से चिल्लाई, उसे बचाने की कोशिश मत करना। यदि यह बच गया तो क्या होगा? यदि यह मर गया तो क्या होगा? सदाऊ ने उत्तर दिया। यह खड़ा हुआ उस निश्चल आदमी को देखता रहा। इस आदमी में अद्भुत शक्ति होगी, नहीं तो यह मर चुका होता। लेकिन तब वह बहुत छोटा था, शायद 25 वर्ष का भी नहीं होगा। यू मीन डाई फ्रॉम ऑपरेशन? तुम्हारा अभिप्राय है कि वह ऑपरेशन से मर सकता है? हाना ने पूछा। यस, सदाऊ आस। हाँ, सदाऊ सैड। सदाऊ बोला। हैना Hannah considered this doubtfully, and when she did not answer, Sadao turned away. At any rate, something must be done with him, he said, and first he must be washed. He went quickly out of the room, and Hannah came behind him. She did not wish to be left alone with the white man. He was the first she had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. Here he was her enemy, a menace, living or dead. हाना ने शंकापूर्वक इस पर विचार किया और जब उसने उत्तर नहीं दिया तो सदैव मुड़ गया। हर हाल में उसका कुछ तो करना ही चाहिए, उसने कहा, और पहले उसकी सफाई होनी चाहिए। वह शीघ्रता से कमरे से बाहर निकल गया और हाना उसके पीछे पीछे चली। वह नहीं चाहती थी कि उसे उस गोरे आदमी के पास छोड़ा जाए। वह पहला व्यक्ति था जो उसने अमेरिका छोड़ने के बाद देखा था और अब ऐसा लगता था कि उस आदमी से उसका कोई संबंध नहीं था जिन्हें वह अमेरिका में जानती थी। वह उसका शत्रु था, मुर्दा ए जिंदा खतरनाक था। She turned to the nursery and called Yummy. वह नर्सरी की ओर मुड़ी और आवाज़ दी, यूमी। But the children heard her voice and she had to go in for a moment and smile at them and play with the baby boy now nearly 3 months old. लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली और उसे कुछ क्षण के लिए अंदर जाना पड़ा और उनकी ओर मुस्कुराना पड़ा और शिशु लड़के के साथ खेलना पड़ा और वो भी लगभग 3 मास का हो गया था। Over the baby's soft black hair, she motioned with her mouth. Yumi, come with me. I will put the baby to bed. Yumi replied, he is ready. She went with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. शिशु के नरम काले बालों के ऊपर से उसने अपने मुंह से उसे संकेत किया, यूमी मेरे साथ आओ, मैं बच्चे को बिस्तर पर सुला दूं। यूमी ने उत्तर दिया, वह तैयार है। वह यूमी के साथ नर्सरी से आगे सोने वाले कक्ष में गई और शिशु को गोद में लेकर खड़ी रही जबकि यूमी ने सोने की रजाइयाँ फर्श पर फैलाई और बच्चे को उनके बीच में लिटा दिया। Then Hena led the way quickly and softly to the kitchen. The two servants were frightened at what their master had just told them. The old gardener, who was also a house servant, pulled the few hairs on his upper lip. तब हाना शीघ्रता से और दबे पांव आगे आगे रसोई घर में गई।
दोनों नौकरों को मालिक ने अभी अभी जो बताया था उससे वे डर गए थे। बूढ़े बागवान ने, जो घरेलू नौकर भी था, अपनी मूछ के जो थोड़े से बाल थे वे भी खींच लिए। The master ought not to heal the wound of this white man, he said bluntly to Hannah. The white man ought to die. First he was shot, then the sea caught him and wounded him with her dogs. If the master heals what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us. मालिक को इस गोरे का घाव ठीक नहीं करना चाहिए। वह स्पष्ट रूप से हाना से बोला, गोरे को मरना ही चाहिए। पहले उसे गोली लगी, तब उसे समुद्र ने पकड़ लिया और अपनी चट्टानों से घायल कर दिया। जो बंदूक ने किया और समुद्र ने किया, यदि मालिक उसके उस घाव का इलाज करते हैं तो वे हमसे बदला लेंगे। I will tell him what you say, Hannah replied courteously, but she herself was also frightened. Although she was not superstitious as the old man was, could it ever be well to help an enemy? Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. जो तुम कहते हो वह मैं उन्हें बतला दूंगी, हाना ने श्रेष्ठता से उत्तर दिया। लेकिन वह स्वयं भी भयभीत थी। यद्यपि वह उस बूढ़े की तरह अंधविश्वासी नहीं थी। क्या कभी शत्रु की सहायता करना ठीक होता है? फिर भी उसने यूमी को गर्म पानी उस कमरे में लाने को कहा जहां गोरा आदमी था। She went ahead and slid back the partitions. Sadhu was not yet there. Yumi, following, put down her wooden bucket. Then she went over to the white man. When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness. I have never washed a white man, she said, and I will not wash so dirty a one now. Hannah cried at her severely. You will do what your master commands you. There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round, dull face that Hannah felt unreasonably afraid. After all, if the servants should report something that was not as it happened. Very well, she said with dignity. You understand, we only want to bring him to his senses so that we can turn him over as a prisoner. वह आगे बढ़ी और विभाजित पट्टिकाओं को खिसकाया। सदाऊ वहां अभी तक नहीं था। पीछे पीछे चलती हुई यूमी ने लकड़ी की बाल्टी को रख दिया। तब वह गोरे आदमी के पास गई। जब उसने गोरे को देखा तो उसने हठधर्मी से अपने होठ सिकोड़ लिए। मैंने कभी किसी गोरे को नहीं नहलाया, वह बोली, और मैं ऐसे गंदे को तो कभी साफ नहीं करूंगी। हाना उस पर चीखी, तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा जैसा तुम्हारा मालिक कहता है। यूमी के सुस्त गोल चेहरे पर एक तीव्र प्रतिरोध दिखाई देता था, जिससे हाना अकारण डर गई थी। आखिरकार यदि नौकरों ने इसकी ऐसी सूचना दे दी जो उस जैसी नहीं है हो जैसा कि घटित हुआ है। वेरी वेल, शी सेड विद डिग्निटी। बहुत अच्छा, उसने गंभीरता से कहा। तुम जानती हो कि हम उसे होश में लाना चाहते हैं ताकि हम उसे कैदी के रूप में सौंप सकें। I will have nothing to do with it, Yumi said. I am a poor person and it is not my business. Then please, Hannah said gently, return to your own work. At once Yumi left the room, but this left Hannah with the white man alone. She might have been too afraid to stay had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. Stupid Yumi, she muttered fiercely. Is this anything but a man and a wounded, helpless man? In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered. When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. The man's skin, though rough with exposure, was of a fine texture and must have been very blond when he was a child. मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है, यूमी बोली। मैं गरीब हूँ और यह मेरा काम नहीं है। तब कृपया, हाना प्यार से बोली, तुम अपने काम पर जाओ। यूमी ने तुरंत कमरा छोड़ दिया, लेकिन इससे हाना उस गोरे आदमी के पास अकेली रह गई। वह डर के कारण वहाँ नहीं रहती यदि यूमी की हर धर्म के कारण उसका क्रोध उसे वहाँ न रोके रखता। मूर्ख यूमी, वह क्रोध में बड़बड़ाई। क्या यह कोई चीज़ है? अपितु आदमी है, और एक घायल निसहाय आदमी। अपनी श्रेष्ठता की दृढ़ धारणा के कारण वह आवेग में झुकी और उन गांठ लगे कंबलों को खोला जिनमें वह गोरा आदमी लिपटा हुआ था। जब उसने उसकी छाती खोल दी, तब उसने स्वच्छ तौलिया जो यूमी लाई थी वाष्प युक्त गर्म पानी में डुबोया और उस आदमी का चेहरा ध्यान से साफ किया। उस आदमी की त्वचा यद्यपि खुली रहने के कारण खुरदरी हो गई थी,
लेकिन उसकी बनावट सुंदर थी और वह जब बच्चा था बहुत सुंदर रहा होगा। While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean. But she dared not turn him over. Where was Sadao? Now her anger was ebbing and she was anxious again, and she rose, wiping her hands on the wrong towel. Then, lest the man be chilled, she put the quilt over him. Sadao, she cried softly. He had been about to come in when she called. His hand had been on the door and now he opened it. She saw that he had brought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's coat. You have decided to operate, she cried. Yes, he said shortly. He turned his back to her and unfolded a sterilized towel upon the floor of the tokonoma, a clove, and put his instrument out upon it. Fetch towels, he said. जब वह इन विचारों में डूबी थी, वह आदमी जब उसे पहले से अच्छा नहीं लगता था और अब वह बचा भी नहीं रहा था, वह फिर भी उसे साफ करती रही जब तक उसका ऊपर का भाग बिल्कुल साफ न हो गया था। परंतु वह उसे पलटने का साहस न कर सकी। सदैव कहाँ था? अब उसका गुस्सा कम हो रहा था और अब वह पुनः चिंतित होने लगी और वह उठी, गंदे तौली से अपने हाथ पहुँचे। फिर कहीं उस आदमी को ठंड न लग जाए, उसने उसे रजाई डाल दी। सदैव, वह धीरे से बोली। वह लगभग अंदर आने वाला था जब उसने पुकारा। उसका हाथ दरवाजे पर था और अब उसने इसे खोल दिया। उसने देखा कि वह अपना शल्य क्रिया का आपातकालीन थैला लाया था और उसने अपना शल्य चिकित्सक का कोट पहन रखा था। तुमने ऑपरेशन करने का निश्चय कर लिया? वह चिल्लाई। हाँ, उसने संक्षेप में कहा। उसने उसकी तरफ से पीठ मोड़ ली और एक निर्जमित तौलिया दीवार की टोकोनोमा की ताक की फर्श पर बिछा दिया और अपने औजार उस पर रख दिए। तौलिया लेकर आओ, वह बोला। She went obediently, but how anxious now, to the linen shelves and took out the towels. There ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. She went out to the back veranda where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold nights and took an armful of them. But when she went back into the room, she saw this was useless. The blood had already soaked through the packing in the man's wound and had ruined the mat under him. Oh, the mat, she cried. Yes, it is ruined, Sadao replied, as though he did not care. Help me to turn him, he commanded her. She obeyed him without a word, and he began to wash the man's back carefully. Yumi would not wash him, she said. Did you wash him then? Sadao asked, not stopping for a moment his swift, concise movements. वह आज्ञाकारी की तरह चली गई, लेकिन अब कितनी चिंतित थी और तौली की अलमारी से तौली निकाले। कुछ पुरानी चटाई के टुकड़े भी होने चाहिए ताकि खून फर्श पर सुंदर बिछोने को खराब न कर दे। वह पिछले बरामदे में गई जहाँ पर बागवान ठंडी रातों में कोमल झोंपड़ियों को बचाने के लिए चटाई के टुकड़े रखता था और बाजू भर उठा लाई। लेकिन जब वह कमरे में वापस गई, उसने देखा यह व्यर्थ था। खून पहले ही आदमी के घाव की भराई से रिसकर बाहर आ रहा था और उसके नीचे चटाई खराब हो गई थी। और चटाई, वह चिल्लाई। हाँ, यह खराब हो गई है, सदाऊ ने उत्तर दिया, मानो उसे परवाह नहीं हो। इसे पलटने में मेरी मदद करो, उसने आदेश दिया। बिना एक शब्द बोले उसकी आज्ञा का पालन किया और उसने आदमी की पीठ को ध्यान से धोना शुरू कर दिया। यूमी इसे नहीं धोएगी, उसने कहा। तब क्या तुम उसे धोगी? सदाऊ ने पूछा, अपनी तेज संक्षिप्त हलचल को बिना रोके हुए। यस, शी सेड। हाँ, वह बोली। He did not seem to hear her, but she was used to his absorption when he was at work. वह हाना की बात सुनते हुए दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन वह उसकी तल्लीनता की अभ्यस्त थी जब वह काम कर रहा होता था। She wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently. You will have to give the anesthetic if he needs it, he said. I, she repeated blankly, but never have I. It is easy enough, he said impatiently. He was taking out the packing now, and the blood began to flow more quickly. He peered into the wound with the bright surgeon's light fastened on his forehead.
The bullet is still there, he said with cool interest. Now I wonder how deep this rock wound is. If it is not too deep, it may be that I can get the bullet, but the bleeding is not superficial. वह एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित होकर सोचने लगी कि क्या उसे इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह शरीर किसका है, जिस पर कि वह इतने समय उत्तम ढंग से काम कर रहा था। उसे इस बात का विचार न होता था कि वह शरीर किसका है, बल्कि चिंता अच्छा कार्य करने की होती थी। यदि उसे आवश्यकता हुई तो तुम्हें उसे निश्चेतक देना होगा, उसने कहा। उसने भाव शून्यता से दोहराया, परंतु मैंने कभी निश्चेतक नहीं दिया। यह बहुत सरल है, उसने अधीरता से कहा। अब वह घाव की भराई बाहर निकल रहा था और रक्त तेजी से बहने लगा। उसने मस्तक पर तीव्र प्रकाश वाली रोशनी को बांधकर घाव को देखा। गोली अभी भी वही है, उसने शांत भाव से कहा। अब मुझे आश्चर्य है कि पत्थर का घाव कितना गहरा है। यदि यह अधिक गहरा न हुआ होता तो हो सकता है कि मैं गोली निकाल सकूं, परंतु खून तो सतही नहीं है, उसका बहुत खून बह गया है। He has lost much blood. At this moment, Hannah choked. He looked up and saw her face the color of sulphur. Don't faint, he said sharply. He did not put down his exploring instrument. If I stop now, the man will surely die. She clapped her hands to her mouth and leaped up and ran out of the room. Outside in the garden, he heard her retching, but he went on with his work. It will be better for her to empty her stomach, he thought. He had forgotten that, of course, she had never seen an operation, but her distress and his inability to go to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife. उसका बहुत खून बह गया है। इस क्षण हना का दम घुट गया। उसने ऊपर की ओर देखा और देखा कि उसका चेहरा गंधक जैसा हो गया। मूर्छित मत होना, उसने तेजी से कहा। उसने अपने अन्वेषण करने वाले औजार नहीं छोड़े। यदि मैं अब रुक गया तो यह आदमी पक्का मर जाएगा। हना ने अपने हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया और कूद पड़ी और कमरे से बाहर भाग गई। बाहर बगीचे में उसने हना के उल्टी करने की आवाज़ सुनी, लेकिन उसने अपना कार्य चालू रखा। अच्छा होगा यदि उसका पेट खाली हो जाए, उसने सोचा। वह यह भूल चुका था कि वास्तव में उसने शल्यक्रिया कभी नहीं देखी, परंतु उसका कष्ट और उसके पास न जा सकने के कारण वह अधीर हो गया और उस आदमी पर जो उसके चाकू के नीचे मरे समान पड़ा था, झुंझलाहट हो गई। दिस मैन, ही थॉट, देर इज नो रीजन अंडर हेवन वाई ही शुड लिव। इस आदमी को, उसने सोचा, इस संसार में ऐसा कोई कारण नहीं है कि यह आदमी जीवित क्यों रह जाए। Unconsciously, this thought made him ruthless and he proceeded swiftly. In his dream, the man moaned, but Sadao paid no heed except to mutter at him. Groan, he muttered, groan if you like. I am not doing this for my own pleasure. In fact, I do not know why I am doing it. The door opened and there was Hannah again. Where is the anesthetic? She asked in a clear voice. Sadao motioned with his chin. It is as well that you came back, he said. This fellow is beginning to stir. She had the bottle and some cotton in her hand. But how shall I do it? She asked. Simply saturate the cotton and hold it near his nostril. Sadao replied without delaying for one moment the intricate detail of his work. इस विचार से अचेतन होने से वह निष्ठुर हो गया और वह अपना कार्य और तेजी से आगे करने लगा। अपने सपने में वह आदमी कराहने लगा, लेकिन सदाओ ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। बजाय इसके कि वह बुड़बुड़ाने लगा। चिल्लाओ, वह बड़बड़ाया, कराहो यदि तुम चाहो तो। यह मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ। वास्तव में मैं नहीं जानता कि मैं क्यों कर रहा हूँ। दरवाज़ा खुला और आना दोबारा आ गई। बेहोश करने वाली दवा कहाँ है? उसने स्पष्ट आवाज़ में पूछा। सदाओ ने अपनी ठोड़ी से संकेत दिया। यह अच्छा हुआ तुम वापस आ गए, उसने कहा। यह व्यक्ति हरकत करने लग गया है। उसके हाथ में बोतल वह थोड़ी रुई थी। लेकिन मैं कैसे लगाऊं? उसने पूछा। सामान्य सी बात है, रुई को भिगो और उसके नाक के छिद्रों के पास रखो। सदाऊ ने अपने काम के जटिल विवरण के लिए एक भी क्षण की देर किए बिना उत्तर दिया। जब वह बुरी तरह लेने लगे तो थोड़ा हटा लेना।
She crouched close to the sleeping face of the young American. It was a piteously thin face, she thought, and the lips were twisted. The man was suffering, whether he knew it or not. Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of the sufferings of prisoners were true. They came like flickers of rumor, told by word of mouth and always contradicted. In the newspapers, the reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly, with cries of joy at their liberation. But sometimes she remembered such men as General Takima, who at home beat his wife cruelly, though no one mentioned it now that he had fought so victorious a battle in Manchuria. If a man like that could be so cruel to a woman in his power, would he not be cruel to one like this? For instance, वह युवा अमेरिकी के सोते हुए चेहरे के समीप दुबक कर बैठ गई। यह एक दयनीय पतला चेहरा था, उसने सोचा, और होठ बल खाए हुए थे। वह आदमी कष्ट भुगत रहा था, चाहे उसे पता हो या ना हो। उसे देखते हुए वह आश्चर्य करने लगी कि कैदियों के कष्ट भुगतने की कहानियाँ जो उन्होंने सुनी सच थी। वे टिमटिमाती अफवाहों की तरह आते थे और जुबान से सुनाते थे तथा हमेशा उनका खंडन किया जाता था। समाचार पत्रों में हमेशा रिपोर्ट होती थी कि जहाँ कहीं भी जापानी सेना गई, लोगों ने खुशी से उसका स्वागत किया, अपनी मुक्ति पर चीखते। लेकिन कभी कभी उसे ऐसे लोगों की याद आ जाती, जैसे सेनापति टाकीमा, जो घर पर अपनी पत्नी को निर्दयता से पीटता था। हालांकि अब उसके बारे में कोई नहीं कहता, क्योंकि उसने मंचूरिया में विजय युद्ध लड़ा था। यदि ऐसा आदमी अपने अधिकारों के समय एक महिला के प्रति इतना क्रूर हो सकता है, तो वह क्या उदाहरण के लिए इस जैसे सैनिक के लिए क्रूर नहीं हो सकता? She hoped anxiously that this young man had not been tortured. It was at this moment that she observed deep red scars on his neck, just under the ear. वह चिंतित होकर आशा करने लगी कि इस युवक को यातना न दी गई हो। उसी क्षण उसने उसकी गर्दन पर बिल्कुल काल कान के नीचे लाल निशान देखे। Those scars, she murmured, lifting her eyes to Sadao. वो घाव के निशान, सदाओ की तरफ आंख उठाते हुए वह बुदबुदाई। But he did not answer. At this moment he felt the tip of his instrument strike against something hard, dangerously. लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया। इसी क्षण उसे लगा कि उसके औजार की नोक किसी कठोर वस्तु से टकराई, खतरनाक ढंग से। नियर द किडनी, गुर्दे के पास। ऑल दो all thought left him, he felt only the purest pleasure. He probed with his fingers, delicately familiar with every atom of this human body. His old American professor of anatomy had seen to that knowledge. Ignorance of the human body is the surgeon's cardinal sin. Sirs, he had thundered at his classes year after year, to operate without as complete knowledge of the body as if you had made it anything less than this is murder. It is not quite at the kidney, my friend, Sadao murmured. It was his habit to murmur to the patient when he forgot himself in an operation. My friend, he always called his patient, and so now he did, forgetting that this was his enemy. Then quickly, with the cleanest and most precise of incisions, the bullet was out. The man quivered, but he was still unconscious. अब उसके मन में कोई विचार नहीं रहा, उसे निरा आनंद आ रहा था। उसने बड़ी कोमलता से उस अपनी अंगुली से परखा। उसे मानव शरीर रचना का कण कण पता था। उसका मानव शरीर रचना का बूढ़ा अमेरिकी प्रोफेसर उस ज्ञान के बारे में बड़ा ध्यान देता था। मानव शरीर रचना से अनभिज्ञता शल्य चिकित्सक का मुख्य पाप है श्रीमान। वह प्रत्येक वर्ष अपनी कक्षाओं में गर्जा करता था। शरीर के पूरे ज्ञान के बिना ऑपरेशन करना, जिसे शरीर आपने स्वयं बनाया है, इससे कम ज्ञान होना हत्या करने के जैसा है। यह बिल्कुल गुर्दे के पास नहीं है मेरे दोस्त, सदैव बुदबुदाया। यह उसकी आदत थी कि वह ऑपरेशन करते समय स्वयं को भूल जाता था और अपने मरीज से फुसफुसाता था। वह सदा अपने रोगी को मेरा दोस्त पुकारता था, और ऐसा ही उसने अब भी किया। वह यह भूल गया था कि वह उसका दुश्मन था। फिर जल्दी से बिल्कुल साफ व सही चीरे से गोली बाहर निकाल ली। आदमी कांप गया था, परंतु अभी भी वह अचेत था। फिर भी उसने कुछ अंग्रेजी के शब्द बोले।
Nevertheless, he muttered a few English words. Guts, he muttered, choking. They got my guts. Sadau, Hana cried sharply. Hush, Sadau said. The man sank again into silence so profound that Sadau took up his wrist, hating the touch of it. Yes, there was still a pulse, so faint, so feeble, but enough, if he wanted the man to live, to give hope. But certainly I do not want this man to live, he thought. फिर भी उसने कुछ अंग्रेजी के शब्द बोले। खोखला व दम घुटते हुए से बड़बड़ाया, उन्होंने मुझे खोखला कर दिया। सदाऊ, हाना तेजी से चीखी। चुप, सदाऊ ने कहा। वह आदमी पुनः बेहोशी में डूब गया कि सदाऊ को उसकी कलाई पकड़नी पड़ी। वह उसे छूने से घृणा करता था। हाँ, अभी भी उसकी नब्ज बहुत धीमी गति से चल रही थी, लेकिन इतनी कमज़ोर लेकिन पर्याप्त थी। यदि वह उस आदमी को जिंदा रखना चाहता था तो उसके लिए आशा थी, लेकिन पक्का मैं इस आदमी को जीवित नहीं रखना चाहता, उसने सोचा। No more anesthetic, he told Hannah. He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. Then, putting down the needle, he took the man's wrist again. The pulse under his fingers fluttered once or twice and then grew stronger. This man will live in spite of all, he said to Hannah and sighed. और अधिक बेहोशी की दवा नहीं, उसने हना से कहा। वह इतनी तेजी से मुड़ा जैसे कि वह कभी रुका नहीं था और अपनी दवाइयों में से एक छोटी सी शीशी चुनी और उसमें से सिरिंज भरकर रोगी के बाएं बाहों में घुसेड़ दी। फिर सुई को रखकर उसने आदमी की कलाई को पकड़ा। उसकी अंगुलियों के नीचे नब्ज ने एक दो बार हरकत की और वह हरकत बिल्कुल स्पष्ट हो गई। सब कुछ होने के बावजूद यह आदमी जिंदा रहेगा, उसने हना से कहा और आह भरी। The young man woke, so weak, his blue eyes so terrified when he perceived where he was, that Hannah felt compelled to apologize. She herself served him, for none of the servants would enter the room. When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. Don't be afraid, she begged him softly. How come you speak English? He gasped. I was a long time in America, she replied. She saw that he wanted to reply to that, but he could not, and so she knelt and fed him gently from the porcelain spoon. He ate unwillingly, but still he ate. Now you will soon be strong, she said, not liking him and yet moved to comfort him. He did not answer. When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. जवान जाग गया, बहुत कमज़ोर, उसकी नीली आंखें बहुत डरी हुई थी। जब उसने अनुभव किया कि वह कहाँ था तो हाना को मजबूर होकर माफ़ी मांगनी पड़ी। उसने खुद से उसे भोजन परोसा, क्योंकि कोई भी नौकर कमरे में आने के लिए तैयार नहीं था। जब वह पहली बार अंदर आई तो उसने देखा कि उस आदमी ने अपनी थोड़ी सी शक्ति को इकट्ठा करा, जैसा कि वह किसी भयानक घटना के लिए तैयार हो रहा हो। डरो मत, उसने नम्रता से कहा। यह क्या, आप अंग्रेजी बोलती हैं? वह हाँफते हुए बोला। मैं बहुत समय तक अमेरिका में रही थी, उसने उत्तर दिया। उसने हाना ने देखा कि वह उत्तर देना चाहता था लेकिन दे नहीं सका, और इसलिए वह घुटनों के बल हो गई और उसे विनम्रता के साथ चीनी की चम्मच से खाना खिलाया। उसने अनिच्छा से खाया, फिर भी उसने खाया। Now you will soon be strong, she said, not liking him and yet moved to comfort him. He did not answer. When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, उसने कहा। वह उसे पसंद तो नहीं करती थी, परंतु फिर भी सांत्वना देने के लिए विचलित हो गई। उसने उत्तर नहीं दिया। जब ऑपरेशन के बाद तीसरे दिन सदाऊ आया तो उसने देखा कि जवान उठकर बैठ गया था। इस प्रयास में उसका चेहरा पीला पड़ गया। लाई डाउन, सदाऊ क्राइड। डू यू वांट टू डाई? लेट जाओ, सदाऊ चिल्लाया। क्या तुम मरना चाहते हो? He forced the man down gently and strongly and examined the wound.
You may kill yourself if you do this sort of thing, he scolded. What are you going to do with me? The boy muttered. He looked just now barely 17. Are you going to hand me over? For a moment, Sadao did not answer. He finished his examination and then pulled the silk quilt over the man. I do not know myself what I shall do with you, he said. I ought of course to give you to the police. You are a prisoner of war. No, do not tell me anything. He put up his hand as he saw the young man was about to speak. Do not even tell me your name unless I ask it. They looked at each other for a moment and then the young man closed his eyes and turned his face to the wall. उसने धीरे से परंतु जोर लगाकर उसे लिटाया तथा उसके घाव की जांच की। तुम मर जाओगे यदि तुमने इस प्रकार का कार्य किया, उसने फटकारा। आप मेरा क्या करने जा रहे हो? लड़का बुदबुदाया। वह मुश्किल से 17 वर्ष का दिखाई देता था। क्या तुम मुझे पुलिस के हवाले करने जा रहे हो? एक क्षण के लिए सदाओ ने उत्तर नहीं दिया। उसने अपना निरीक्षण पूरा किया और तब रेशमी रजाई उस आदमी पर डाल दी। मैं स्वयं नहीं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा क्या करूँगा, उसने कहा। वास्तव में मुझे तुम्हें पुलिस को सौंप देना चाहिए। तुम युद्धबंदी हो। नहीं, मुझसे कुछ मत कहना, उसने अपना हाथ उठाकर कहा। जब उसने देखा कि बंदी कुछ कहना चाहता था। अपना नाम भी मत बताओ जब तक मैं न पूछूं। They looked at each other for a moment and then the young man closed his eyes and turned his face to the wall. Okay, he whispered, his mouth a bitter line. Outside the door, Hana was waiting for Sadao. He saw at once that she was in trouble. Sadao, Yumi tells me the servants feel they cannot stay if we hide this man here anymore, she said. She tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our own country first. They think we like Americans. दोनों ने एक क्षण एक दूसरे की तरफ देखा और तब उस नौजवान ने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर दीवार की तरफ कर लिया। ठीक है, वह फुसफुसाया। उसके मुंह पर कड़वाहट थी। दरवाजे के बाहर हाना सदाऊ की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने तुरंत देखा कि वह कष्ट में थी। सदाऊ, यूमी मुझसे कहती है कि नौकर यह महसूस करते हैं कि यदि हमने उस आदमी को घर में और छिपाया तो वे नहीं रुक सकते, उसने कहा। वह मुझसे कहती है कि वे कह रहे हैं कि तुम और मैं बहुत समय तक अमेरिका में रहे, इसलिए हम पहले अपने देश के बारे में सोचना भूल गए। वे सोचते हैं कि हम अमेरिकी लोगों को पसंद करते हैं। It is not true, Sadao said harshly. Americans are our enemies, but I have been trained not to let a man die if I can help it. The servant cannot understand that, she said anxiously. No, he agreed. Neither seemed able to be say more, and somehow the household dragged on. The servants grew more watchful. Their courtesy was as careful as ever, but their eyes were cold upon the pair to whom they were hired. It is clear what our master ought to do, the old gardener said one morning. He had worked with flowers all his life and had been a specialist in moss. For Sadao's father, he had made one of the finest moss gardens in Japan, sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface. My old master's son knows very well what he ought to do, he now said, pinching a bud from a bush as he spoke. When the man was so near death, why did he not let him bleed? यह सच नहीं है, सदाव ने कठोरता से कहा। अमेरिकी हमारे शत्रु हैं, परंतु मुझे सिखाया गया है कि यदि मैं कुछ कर सकूं तो किसी आदमी को मरने न दूं। नौकर इसे समझ नहीं सकते, उसने चिंतित होकर कहा। नहीं, वह सहमत हो गया। दोनों में से कोई कुछ न कह सका और किसी न किसी प्रकार घर का काम चलता रहा। नौकर हमेशा अधिक निगरानी रखते रहे। शिष्टाचार में वे पहले की बात ही सावधान थे, परंतु उस दंपति को जिन्होंने उन्हें नौकर रखा था घृणा से देखते थे। यह स्पष्ट है कि हमारे मालिक को क्या करना चाहिए, बूढ़े बागवान ने एक दिन सुबह कहा। वह जीवन भर फूलों की देखभाल करता रहा और काई के काम में कुशल था। सदाऊ के पिता के लिए उसने जापान में सबसे सुंदर काई का बगीचा लगाया था। उसका हरा चमकीला गलीचा वह हमेशा साफ करता रहता था ताकि कोई पत्ता या चीड़ की सुई मखमल की सतह को खराब न कर दे। मेरे बुजुर्ग मालिक का पुत्र अच्छी तरह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए। उसने अब एक कली को झाड़ी पर से चुड़ते हुए कहा,
जब आदमी मृत्यु के इतने निकट था तो उसने उसके रक्त को क्यों नहीं बहने दिया? That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life. The cook said content, contemptuously. She spilled a fowl's neck skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of a wistaria vine. Blood is the best of fertilizers, and the old gardener would not let her waste drop of it. It is the children of whom we must think, Yumi said sadly. What will be their fate if their father is condemned as a traitor? They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flower in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear that they were right. She knew too in most of her being, but there was another part of her which she herself could not understand. It was not sentimental liking of the prisoner. She had come to think of him as a prisoner. She had not liked him even yesterday when he had said in his impulsive way, "Anyway, let me tell you that my name is Tom." She had only bowed her little distant bow. She saw hurt in his eyes, but she did not wish to assuage it. Indeed, he was a great trouble in this house. वह नौजवान मालिक जीवन को बचाने के कौशल पर इतना गर्व करता है कि वह कोई भी जीवन बचा लेता है। रसोइये ने घृणा से कहा। उसने बड़ी चतुराई से एक मुर्गे की गर्दन काटी और फड़फड़ाते हुए पक्षी को पकड़े रखा ताकि खून बहकर विस्टीरिया बेल की जड़ों में चला जाए। खून सबसे उत्तम खाद है और बूढ़ा बागवान उसकी एक भी बूंद बर्बाद नहीं करने देता था। हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, यूमी उदास होकर बोली। उनका क्या होगा यदि उनका पिता देशद्रोह का दोषी ठहराया गया? वे जो कुछ कहते थे हाना के कानों से छिपाने की कोशिश नहीं करते थे। हाना निकट ही बरामदे में खड़ी दिन के लिए फूल सजा रही थी और उसे पता था कि वे जानबूझकर बोल रहे थे ताकि वह सुन सके। वह अपनी अंतरात्मा में जानती थी कि वे ठीक कह रहे हैं, परंतु उसका एक अन्य भाग भी था जो वह स्वयं भी नहीं समझ सकती थी। वह कैदी को भावनात्मक रूप से पसंद नहीं करती थी। वह कल भी अच्छा नहीं लगा जब उसने भावावेश में कहा था, फिर भी मैं आपको बतला दूं कि मेरा नाम टॉम है। वो थोड़ी दूरी पर अभिवादन हेतु झुकी। उसने उसकी आंखों में पीड़ा देखी, परंतु वह उसे कम नहीं करना चाहती थी। वास्तव में वह इस घर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत था। As for Sadao, every day he examined the wound carefully. The last stitches had been pulled out this morning, and the young man would, in a fortnight, be nearly as well as ever. Sadao went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police, reporting the whole matter. Oh, the 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. So far, he typed, and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. जहाँ तक सदाऊ की बात है, वह रोजाना ध्यान से घाव का निरीक्षण करता था। आज सुबह अंतिम टांका निकाल लिया गया और नौजवान 2 सप्ताह, लगभग एक पखवाड़े में हमेशा की तरह स्वस्थ हो जाएगा। सदाऊ अपने कार्यालय में आया और पुलिस प्रमुख को एक पत्र संपूर्ण विवरण के साथ टाइप किया। 21 फरवरी को एक भागा हुआ कैदी मेरे घर के सामने तट पर बहकर आ गया था। इतना तो उसने टाइप किया, तब उसने अपनी डेस्क की गुप्त राज खोली और अपूर्ण सूचना को उसमें रख दिया। On the 7th day after that, two things happened. In the morning, the servants left together, their belongings tied in large square cotton kerchiefs. When Hannah got up in the morning, nothing was done, the house not cleaned, and the food not prepared, and she knew what it meant. She was dismayed and even terrified, but her pride as a mistress would not allow her to show it. Instead, she inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen, and she paid them off and thanked them for all that they had done for her. They were crying, but she did not cry. The cook and the gardener had served Sadao since he was a little boy in his father's house, and Yumi cried because of the children. She was so grieving that after she had gone, she ran back to Hannah. इसके बाद 7वें दिन 2 बातें हुई। सुबह के समय सारे नौकर एक साथ घर छोड़ गए। उनका सामान एक वर्गाकार सूती रुमाल में बंधा था। जब हाना सुबह उठी, कुछ भी काम नहीं हुआ था। घर की सफाई नहीं की गई थी और भोजन भी तैयार नहीं किया गया था, और वह उसका मतलब समझ गई थी। वह दुखी हो गई और
डर भी गई थी, लेकिन उसके मालकिन रूपी अभिमान ने उसे प्रकट करने की अनुमति नहीं दी। अपुति उसने अपना सिर शांत से झुकाया। जब वे रसोई में उसके सामने आए, उसने उनका भुगतान किया और जो कुछ उसके लिए किया उस पर धन्यवाद दिया। वे रो रहे थे, लेकिन हाना नहीं रोई। रसोईया और बागवान ने सदाऊ की सेवा उस समय से की थी जब वह पिता के घर में बच्चा था, और यूमी बच्चों के कारण रोई। उसे इतना दुख हुआ कि जाने के बाद वो वापस हाना के पास दौड़ी चली आई। If the baby misses me too much tonight, send for me. I am going to my own house and you know where it is. Thank you, Hannah said, smiling, but she told herself she would not send for Yumi. However, the baby cried. She made the breakfast and Sadao helped with the children. Neither of them spoke of the servants beyond the fact that they were gone. But after Hannah had taken morning food to the prisoner, she came back to Sadao. Why is it we cannot see clearly what we ought to do? She asked him. Even the servants see more clearly than we do. Why are we different from other Japanese? Sadao did not answer, but a little later he went into the room where the prisoner was and said brusquely, "Today you may get up on your feet. I want you to stay up only 5 minutes at a time. Tomorrow you may try it twice as long. It would be well that you get back your strength as quickly as possible." धन्यवाद। यदि बच्चा आज रात को मुझे न देख पाए, मुझे बुला भेजना। मैं अपने स्वयं के घर जा रही हूँ और आप जानती है कि ये कहाँ है। धन्यवाद, हना ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसने अपने आप से कहा कि वो यूमी को नहीं बुलाएगी, बच्चा चाहे कितना रोए। उसने नाश्ता बनाया और सदाऊ ने बच्चों की मदद की। नौकरों के दूर चले जाने के बारे में दोनों में से किसी ने भी बात नहीं की, लेकिन जब हाना कैदी को सुबह का खाना देने के बाद लौटी तो वह सदाऊ के पास आई। हम स्पष्ट रूप से क्यों नहीं समझते कि हमें क्या करना चाहिए, उससे पूछा। नौकर भी इस बात को हमसे अधिक स्पष्ट रूप से समझते हैं। हम अन्य जापानियों से भिन्न क्यों हैं? सदाऊ ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह उस कमरे में गया जहाँ कैदी था और रूखे ढंग से बोला, आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार में 5 मिनट तक ही खड़े रहो। कल तुम इससे दुगने समय तक कोशिश कर सकते हो। यह उतना अच्छा होगा कि तुम जल्दी से जल्दी शक्ति प्राप्त कर लो। He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. Okay, the boy murmured. Evidently, he was determined to say more. I feel I ought to thank you, doctor, for having saved my life. Don't thank me too early, Sadao said coldly. He saw the flicker of terror again in the boy's eyes, terror as unmistakable as an animal's. The scars on his neck were crimson for a moment. Those scars, what were they? Sadao did not ask. In the afternoon, the second thing happened. Hana, working hard on unaccustomed labor, saw a messenger come to the door in official uniform. Her hands went weak and she could not draw her breath. The servants must have told already. She ran to Sadhu, gasping, unable to utter a word, but by then the messenger had simply followed her through the garden and there he stood. She pointed at him helplessly. उसने नौजवान के चेहरे पर आतंक की झलक देखी, जो अभी भी बहुत पीला था। बिल्कुल ठीक, लड़का बुदबुदाया। स्पष्टतया उसने कुछ और कहने का निश्चय किया। मैं महसूस करता हूँ कि डॉक्टर, मुझे आपको मेरा जीवन बचाने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। मुझे इतना जल्दी धन्यवाद मत दो, सदाऊ ने शांत भाव से कहा। उसने फिर से लड़के की आंखों में आतंक की झलक देखी, बिना किसी गलती के, जैसे कि जानवर की आंखों में। उसकी गर्दन के घाव एक पल के लिए गहरे लाल रंग के थे। वो घाव वे क्या थे, सदाऊ ने नहीं पूछा। दोपहर बाद दूसरी घटना घटी। हाना कठोर परिश्रम कर रही थी जिसकी वह अभ्यस्त नहीं थी। उसने राजकीय पोशाक में एक संदेशवाहक को दरवाजे से आता हुआ देखा। उसके हाथ कमजोर हो गए और वह श्वास भी नहीं ले पाई। नौकरों ने पहले ही बता दिया होगा। वह सदाऊ के पास दौड़कर गई और हाँफते हुए एक शब्द भी बोलने में असमर्थ, लेकिन तब तक संदेशवाहक सामान्य रूप से बगीचे तक उसके पीछे पीछे चला गया और वहां खड़ा हो गया। उसने निशाय से होकर इसकी तरफ इशारा किया। Sadao looked up from his book. He was in his office, the other partition of which was thrown open to the garden for the southern sunshine. What is it? He asked the messenger, and then he rose, seeing the man's uniform.
You are to come to the palace, the man said. The old general is in pain again. Oh, Hannah breathed. Is that all? The messenger exclaimed. Is it not enough? Indeed it is, she replied. I am very sorry. When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen but doing nothing. The children were asleep and she sat merely resting for a moment, more exhausted from her fright than from work. सदाव ने अपनी पुस्तक से ऊपर की ओर देखा। वह अपने कार्यालय में था। दूसरा भाग अर्थात दरवाजा बगीचे में खुलता था ताकि दक्षिण दिशा से धूप आ सके। यह क्या है? उसने संदेश वाहक से पूछा, तब खड़ा हो गया आदमी की पोशाक देखकर। आपको महल में आना है, आदमी ने कहा। बूढ़े सेनापति को पुनः दर्द हो गया। ओह, हाना के श्वास में श्वास है। क्या यही बात है? यही संदेश वाहक चिल्लाया। क्या यह पर्याप्त नहीं है? वास्तव में यह है, उसने उत्तर दिया। मुझे अत्यंत खेद है। जब सदाऊ अलविदा कहने आया, वह रसोई में थी, लेकिन कुछ नहीं कर रही थी। बच्चे सोए थे और वह एक क्षण विश्राम के लिए बैठ गई। काम से ज्यादा अपने भय से थक गई थी। I thought they had come to arrest you, she said. He gazed down into her anxious eyes. I must get rid of this man for your sake, he said in distress. Somehow I must get rid of him. Sadaus goes to see the general. Of course, the general said weakly. I understand fully, but that is because I once took a degree in Princeton, Princeton, so few Japanese have. I care nothing for the man, Excellency, Sadao said, but having operated on him with such success. Yes, yes, the general said, it only makes me feel you more indispensable to me. Evidently, you can save anyone. You are so skilled. You say you think I can stand one more such attack as I have had today. Not more than one, said Sadao. मैंने सोचा वे तुमको गिरफ्तार करने आ गए, उसने कहा। उसने उसकी चिंतित निगाहों की ओर देखा। मुझे तुम्हारे लिए इस आदमी को छुटकारा पाना होगा, उसने दुखी होकर कहा। मुझे किसी भी प्रकार से इससे छुटकारा पाना होगा। सदाऊ जनरल से मिलने जाता है। निस्संदेह, जनरल ने दुर्बलता से कहा। मैं पूर्णतः समझता हूँ, परंतु इसलिए क्योंकि मैंने कभी प्रिंसटन में डिग्री प्राप्त की थी। बहुत कम जापानियों ने ऐसा किया है। मुझे उस आदमी से कोई लगाव नहीं महामहिम, सदाऊ बोला। परंतु इतनी सफलता से ऑपरेशन करने के पश्चात, हाँ हाँ, जनरल बोला, इससे मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए अत्यंत आवश्यक हो। स्पष्ट है, तुम किसी को भी बचा सकते हो। तुम बहुत कुशल हो। तुम्हारे विचार से जैसा दौरा मुझे आज पड़ा, मैं एक और दौरा सहन कर सकता हूँ। एक से ज्यादा नहीं, सदाऊ ने कहा। Then certainly I can allow nothing to happen to you, the general said with anxiety. His long pale Japanese face became expressionless, which meant that he was in deep thought. You cannot be arrested, the general said, closing his eyes. Suppose you were condemned to death and the next day I had to have my operation. तब तो निश्चित ही तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, जनरल चिंतित होकर बोला। उसका लंबा पीला चेहरा भाव शून्य हो गया, जिसका अर्थ था कि वह गहन विचारों में डूब गया था। तुम गिरफ्तार नहीं हो सकते हो, जनरल ने आंखें बंद करके कहा। मान लो तुमको मृत्युदंड मिलता है और अगले दिन मुझे ऑपरेशन करना पड़े तो? देर आर अदर सर्जन, एक्सीलेंसी, सदाउ सजेस्टेड। नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड। द बेस्ट ones have been trained by Germans and would consider the operation successful even if I died. I do not care for their point of view, he sighed. It seems a pity that we cannot better combine the German ruthlessness with the American sentimentality. Then you could turn your prisoner over to execution, and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. The general laughed. He had an unusual sense of humor. As a Japanese, could you not combine these two foreign elements? He asked. अन्य शल्य चिकित्सक हैं महामहिम, सदाऊ ने सुझाव दिया। मैं किसी पर विश्वास नहीं करता, जनरल ने उत्तर दिया। जो श्रेष्ठ है, जर्मनों द्वारा प्रशिक्षित है, और यद्यपि मैं मर भी जाऊं तो ऑपरेशन को सफल मानेंगे। मैं उनके दृष्टिकोण को पसंद नहीं करता हूं। उसने आह भरी। यह दुख की बात है कि हम जर्मन निर्ममता व अमेरिकी भावुकता को नहीं मिला सकते। तब तुम अपने कैदी को फांसी हेतु सौंप सकते थे, फिर भी मुझे विश्वास है कि तुम अचेत अवस्था में मेरी हत्या नहीं करते। जनरल हंसा। उसमें असामान्य हास्य का विचार था। जापानी होने के नाते क्या तुम इन दोनों विदेशी तत्वों का मेल नहीं कर सकते, उसने पूछा। Sadao smiled. I am not quite sure, he said, but for your sake I would be willing to try, Excellency.
The general shook his head. I had rather not be the test case, he said. He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibilities all over the South Pacific. It is very unfortunate that this man should have washed up on your doorstep, he said irritably. सदैव मुस्कुराया। मुझे पूर्ण विश्वास नहीं है, वह बोला, परंतु आपके लिए मैं कोशिश करने को तैयार हूँ महामहिम। जनरल ने अपना सिर हिलाया। अच्छा हो, मैं जांच घटना नहीं बनना चाहता, उसने कहा। अचानक उसने कमजोरी महसूस की और दबाव महसूस करने लगा। समय समय पर एक अधिकारी के नाते अपने जीवन की देखभाल के कारण, जैसे बार बार होने वाले विजयों के कारण प्रशांत महासागर में उत्तरदायित्व बढ़ता जा रहा था। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह व्यक्ति बहकर तुम्हारे दरवाजे पर आ गया, उसने खींच कर कहा। I felt it so myself, Sadao said gently. It would be best if he could be quietly killed. The general said, not by you, but by someone who does not know him. I have my own private assassins. Suppose I send two of them to your house tonight, or better, any night. You need not nothing about it. It is now warm. What would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps? हाँ, यह मैं स्वयं महसूस करता हूँ, सदैव ने विनम्रता से कहा। यह उत्तम होता यदि वह चुपचाप मारा जाता। जनरल ने कहा, तुम्हारे द्वारा नहीं, लेकिन किसी अन्य के द्वारा जो इसे जानता न हो। मेरे पास निजी हत्यारे हैं। मान लो मैं उनमें से दो को तुम्हारे घर आज रात भेज दूँ, या अच्छा हो किसी अन्य रात्रि को। तुम्हें इसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। अभी मामला गर्म है। इससे ज़्यादा स्वाभाविक क्या होगा कि गोरे आदमी के कमरे का बाहरी बगीचे की तरफ वाला दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए जब वह सोता है। Certainly it would be very natural, Sadao agreed. In fact, it is so left open every night. Good, the general said, yawning. They are very capable assassins. They make no noise and they know the trick of inward bleeding. If you like, I can even have them remove the body. Sadao considered that perhaps would be best, Excellency. He agreed, thinking of Hana. He left the general's presence then and went home, thinking over the plan. In this way, the whole thing would be taken out of his hands. He would tell Hana nothing, since he would be timid at the idea of assassins in the house, and yet certainly such persons were essential in an absolute state such as Japan was. How else could rulers deal with those who oppose them? निश्चयपूर्वक यह बहुत स्वाभाविक होगा, सदैव सहमत हो गया। वास्तव में यह रोज रात को खुला रखा जाता है। अच्छा, जनरल ने जमाई लेते हुए कहा, वे बहुत सक्षम हमारे हैं। वो शोर नहीं करते हैं और वे अंदर खून बहाने की तरकीब जानते हैं। यदि तुम चाहो तो मैं उनसे उसके शरीर को भी हटवा सकता हूँ। सदैव ने विचार किया, शायद यह सबसे अच्छा हो महामहिम। हाना के बारे में सोचते हुए वह सहमत हो गया। योजना पर विचार करते हुए जनरल के पास से चल दिया और घर गया। इस प्रकार से सारा मामला उसके हाथ से निकल जाएगा। वह हाना को कुछ नहीं बतलाएगा, क्योंकि घर में हत्या के विचार से वह डर जाएगी, और जापान जैसे निरंकुश राज्य में इस प्रकार के व्यक्ति आवश्यक है। नहीं तो शासक उन लोगों से कैसे निपटेंगे जो इनका विरोध करते हैं। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. But as he opened the door, to his surprise, he found the young man out of bed and preparing to go into the garden. What is this? He exclaimed. Who gave you permission to leave your room? I am not used to waiting for permission, Tom said gaily. Gosh, I feel pretty good again, but will the muscles on this side always feel stiff? Is it so? Sadav inquired, surprised. He forgot all else. Now I thought I had provided against that. He murmured. He lifted the edge of the man's shirt and gazed at the healing scar. Massage may do it, he said, if exercise doesn't. जैसे वह उस कक्ष में गया जहां वह अमेरिकन बिस्तर में था, उसने तर्क के अतिरिक्त कोई भावना अपने मस्तिष्क में नहीं आने दी। लेकिन जैसे उसने दरवाज़ा खोला, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि व्यक्ति बिस्तर से बाहर था और बगीचे में जाने की तैयारी कर रहा था। यह क्या है? वह चिल्लाया। तुम्हें कमरा छोड़ने की इजाज़त किसने दी? मैं इजाज़त का इंतजार करने का आदी नहीं हूँ, टॉम ने प्रसन्नता से कहा। वाह, मैं पुनः अच्छा महसूस करता हूँ, लेकिन क्या इस तरफ की मांसपेशियाँ हमेशा जकड़ी रहेगी? क्या ऐसा है? सदाव ने आश्चर्यचकित होकर पूछा।
इसके सिवा वह सब कुछ भूल गया। अब मैंने सोचा कि इसका पुनः प्रबंध किया जाए। वह फुसफुसाया। उसने आदमी की कमीज की बाँह उठाई और बढ़ते हुए घाव को देखा। मालिश से ठीक हो सकता है, उसने कहा, यदि व्यायाम नहीं किया जाए। It won't be it won't bother me much, the young man said. His young face was gaunt under the stubbly blond beard. Say, doctor, I've got something I want to say to you. If I hadn't met a Jap like you, well, I wouldn't be alive today. I know that. Sadao bowed, but he could not speak. Sure, I know that, Tom went on warmly. His big, thin hands gripping a chair were white at the knuckles. I guess if all the Japs were like you, there wouldn't have been a war. Perhaps, Sadao said with difficulty. And now I think you had better go back to bed. He helped the boy back into bed and then bowed. Good night, he said. Sadao slept badly that night. Time and time again he woke, thinking he heard the rustling of footsteps, the sound of a twig broken or a stone displaced in the garden, a noise such as men might make who carried a burden. इससे मुझे अधिक परेशानी नहीं होगी, नौजवान ने कहा। छोटी सुनहरी दाढ़ी के नीचे उसका दुबला पतला चेहरा था। डॉक्टर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। यदि मैं आप जैसे जापानी से न मिलता तो आज मैं जीवित न होता। मैं ये जानता हूँ। सदाव झुका लेकिन कुछ बोल नहीं सका। निश्चयपूर्वक मैं जानता हूँ, टॉम ने अपनी बात जोश में कही। उसके बड़े बड़े पतले हाथ एक कुर्सी को पकड़े हुए थे। उसकी अंगुलियों की गांठें सफ़ेद थी। मैं अनुमान लगाता हूँ यदि तमाम जापानी लोग आप जैसे होते तो युद्ध नहीं होता, शायद, सदाव ने कठिनाई से कहा। और अब मेरा विचार है कि अच्छा यही है कि तुम बिस्तर में चले जाओ। उसने लड़के की बिस्तर में जाने में मदद की और तब झुका। शुभ रात्रि, उसने कहा। सदाव उस रात अच्छी तरह सो नहीं पाया। बार बार वह जाग जाता, यह सोचते हुए कि उसने पैरों की खड़खड़ाहट सुनी, एक शाखा के टूटने की आवाज़, या बगीचे में किसी पत्थर के जगह परिवर्तन की आवाज़, एक ऐसा शोर जो बोझ उठाने वाले आदमी करते हैं, उसने सुनी। The next morning, he made the excuse to go first into the guest room. If the were go- American were gone, he then could simply tell Hannah that so the general had directed. But when he opened the door, he saw at once that there on the pillow was the shaggy blonde head. He could hear the peaceful breathing of sleep, and he closed the door again quietly. He is asleep, he told Hannah. He is almost well to sleep like that. What shall we do with him? Hannah whispered her old refrain. Sadao shook his head. I must decide in a day or two, he promised. But certainly, he thought the second night must be the night. There rose a wind that night, and he listened to the sounds of bending bows and whistling partisans. Hannah woke too. Ought we not to go and close the sick man's partition? She asked. No, Sadao said. He is able now to do it for himself. But the next morning the American was still there. Then the third night, of course, must be the night. The wind changed to quiet rain, and the garden was full of the sound of dripping eaves and running springs. Sadao slept a little better, but he woke at the sound of a crash and leaped to his feet. अगले दिन सुबह उसने पहले अतिथि गृह में जाने का बहाना बनाया। यदि अमेरिकन चला गया होता तो वह हाना को जनरल के निर्देश के बारे में बता देता। लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला, उसने तुरंत तकिए पर उस खुरदरे गोरे के सिर को देखा। उसने उसके शांतिपूर्वक सोते हुए सांस लेने की आवाज़ सुनी और चुपचाप पुनः दरवाज़ा बंद कर दिया। वह सोया हुआ है, उसने हाना को बताया। वह उसी तरह सोते हुए स्वस्थ लग रहा था। हम इसका क्या करें? हाना ने फुसफुसाते हुए अपनी पुरानी टेक दोहराई। सदाऊ ने अपना सिर हिलाया। मुझे 1 या 2 दिन में निश्चय कर लेना चाहिए, उसने वादा किया। लेकिन निश्चयपूर्वक उसने सोचा कि दूसरी रात अंतिम रात होगी। उस रात हवा चलने लगी और वह झुकती हुई टहनियों तथा सीटी बजाते हुए विभाजनों की ओर आवाज़ सुनने लगा। हाना भी जाग गई। क्या हमें जाकर बीमार आदमी का दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए? उसने पूछा। नहीं, सदाऊ ने कहा। अब वह स्वयं ऐसा करने में सक्षम है। लेकिन अगले दिन सुबह अमेरिकन वहीं था। But the next morning the American was still there. Then the third night, of course, must be the night.
तब तीसरी रात वास्तव में अंतिम होनी चाहिए। वायु हल्की वर्षा में बदल गई और बगीचे में छतों के नीचे से टपकते पानी की टप टप और बहते झरनों की आवाज़ आने लगी। सदाऊ को अपेक्षाकृत अच्छी नींद आई, लेकिन किसी चीज़ के धमाके से गिरने के शोर से वह जाग गया और उछलकर खड़ा हो गया। Sadhu slept a little better, but woke at the sound of a crash and leaped to his feet. What was that? Hannah cried. The baby woke at her voice and began to wail. I must go and see. But he held her and would not let her move. Sadhu, she cried, what is the matter with you? Don't go, he muttered, don't go. His terror infected her and she stood breathless, waiting. There was only silence. Together they crept back into the bed, the baby between them. Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man. He was very gay and had already washed and was now on his feet. He had asked for a razor yesterday and had shaved himself, and today there was a faint color in his cheeks. I am well, he said joyously. Sadhu drew his kimono round his weary body. He could not, he decided suddenly, go through another night. It was not that he cared for this young man's life. No, simply it was not worth the strain. वह क्या था? हाना चिल्लाई। बच्चा उसकी आवाज़ से जाग गया और रोने लगा। मुझे जाना चाहिए और देखना चाहिए। लेकिन उसने उसे रोक दिया और उसे हिलने तक नहीं दिया। सदाऊ, वह चिल्लाई, तुम्हें क्या हो गया है? मत जाओ, वह फुसफुसाया। मत जाओ। वह उसके भय से प्रभावित हो गई और वह श्वास रोककर खड़ी होकर प्रतीक्षा करने लगी। वहाँ केवल शांति थी। दोनों बच्चों को बीच में लेकर वापस बिस्तर में आकर सो गई। फिर जब उन्होंने सुबह मेहमान खाने का दरवाज़ा खोला तो वह नौजवान वहीं था। वह बहुत खुश था और पहले ही अपनी सफाई कर चुका था और पैरों के ऊपर खड़ा था। कल उसने उस्तरा मांगा था और अपनी दाढ़ी स्वयं बना ली थी और उसके गालों पर थोड़ी सी लाली थी। मैं ठीक हूँ, उसने खुशी से कहा। सदाऊ ने अपने थके शरीर पर किमोनो को कस लिया। उसने फैसला किया कि वह एक और रात सहन नहीं कर सकेगा। बात यह नहीं थी कि उसे उस आदमी के जीवन की परवाह थी, परंतु तनाव झेलने का कोई औचित्य नहीं है। You are well, Sadhu agreed. He lowered his voice. You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast. It is so near the coast that it has not been worth fortifying. Nobody lives on it because in storm it is submerged. But this is not the season of storm. You could live there until you saw a Korean fishing boat pass by. They pass quite near the island because the water is many fathoms deep there. The young man stared at him, slowly comprehending. Do I have to? He asked. I think so, Sadhu said gently. You understand, it is not hidden that you are here. तुम सही हो, सदाऊ सहमत था। उसने अपनी आवाज़ नीची कर ली। तुम इतने अच्छे हो गए हो कि मैं सोचता हूँ कि आज रात को मैं अपनी नाव तट पर लगा दूँ। इसमें भोजन व अतिरिक्त कपड़े होंगे। तुम उस छोटे से द्वीप तक नाव को चलाकर ले जा सकते हो, जो तट से ज़्यादा दूर नहीं है। यह इतना नज़दीक था कि उसकी किलेबंदी करने का कोई औचित्य नहीं था। उस पर कोई नहीं रहता था, क्योंकि यह तूफान में डूब जाता है। परंतु यह तूफान का मौसम नहीं है। तुम उसमें तब तक रह सकते हो जब तक तुम किसी कोरियाई मछुआरों की नाव को पास से न जाते देख लो। वे द्वीप के नज़दीक से निकलते हैं क्योंकि वहाँ पानी कई कदम गहरा है। नौजवान ने उसे घूर घूर कर देखा। धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगा। क्या मुझे ऐसा करना पड़ेगा? उसने पूछा। मेरा ऐसा ही विचार है, सदाऊ ने नम्रता से कहा। तुम समझ गए, यह बात छिपी नहीं है कि तुम यहाँ पर हो। The young man nodded in perfect comprehension. Okay, he said simply. Sadhu did not see him again until evening. As soon as it was dark, he had dragged the stout boat down to the shore and in it he put food and bottled water that he had bought secretly during the day, as well as two quilts he had bought at a pawn shop. The boat he tied to a post in the water, for the tide was high. There was no moon and he walked without a flashlight. When he came to the house, he entered as though he were just back from his work, and so Hannah knew nothing. Yumi was here today, she said as she served his supper. Though she was so modern, still she did not eat with him. Yumi cried over the baby. She went on with a sigh. She misses him so.
The servants will come back as soon as the foreigner is gone, Sadao said. युवक ने समझदारी के साथ सिर हिलाया। ठीक है, वह केवल इतना बोला। सदैव शाम होने तक उससे मिलने नहीं गया। जो ही अंधेरा हुआ वह मजबूत नाव खींचकर किनारे पर लाया। उसने भोजन और पानी की बोतलें जो उसने चुपके से दिन में खरीदे थे रख दी। साथ में दो रजाइयाँ भी रख दी। नाव उसके एक खूंटे से बांध दी थी क्योंकि जवार की तरंगें ऊंची थी। चांदनी नहीं थी और उसे बिना टॉर्च के काम किया। जब वह घर आया तो उसने इस प्रकार प्रवेश किया मानो वह अपने काम से वापस लौटा हो। अतः हाना को कुछ भी मालूम नहीं था। यूमी आज यही थी। जैसे ही उसने शाम को भोजन परोसा उसने कहा, यद्यपि वह बहुत आधुनिक थी फिर भी उसने उसके साथ भोजन नहीं किया। यूमी शिशु के लिए रोने लगी। वह आह भर के बोलती रही, वह उसे बहुत याद करती है। जैसे ही यह विदेशी यहाँ से चला जाएगा नौकर लौट जाएंगे, सदाऊ ने कहा। He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature, the state of the wound, and his heart and pulse. The pulse was irregular, but that was perhaps because of excitement. The young man's pale lips were pressed together and his eyes burned. Only the scars on his neck were red. I realize you are saving my life again, he told Sadao. Not at all, Sadao said. It is only inconvenient to have you here any longer. He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight, but he had decided to give it to him after all. It was a small one, his own, which he used at night when he was called. वह अतिथि गृह में गया और उस रात सोने से पहले अमेरिकन के तापमान की को ध्यान से जांच की, घाव की स्थिति की जांच की और उसके हृदय और नब्ज की जांच की। नब्ज अनियमित थी, लेकिन वह शायद उत्तेजना के कारण थी। नौजवान के पीले होठ भिजे हुए थे और आंखों में जलन थी। केवल गर्दन का घाव लाल था। मैं महसूस करता हूँ कि आप एक बार फिर मेरा जीवन बचा रहे हैं, उसने सदाऊ से कहा। बिल्कुल नहीं, सदाऊ ने कहा। तुम्हें यहाँ और अधिक समय तक रखना असुविधाजनक होगा। वह उस आदमी को टॉर्च देने में बहुत हिचकिचा रहा था, लेकिन आखिरकार उसने उसे टॉर्च देने का निश्चय कर लिया। यह उसकी स्वयं की एक छोटी सी टॉर्च थी। वह उसका प्रयोग रात में तब करता था जब उसे बुलाया जाता था। If your food runs out before you catch a boat, he said, signal me two flashes at the same instant the sun drops over the horizon. Do not signal in darkness, for it will be seen. If you are all right but still there, signal me once. You will find fresh fish easy to catch, but you must eat then raw. A fire would be seen. Okay, the young man breathed. He was dressed now in the Japanese clothes which Sadao had given him, and at the last moment Sadao wrapped a black cloth about his blond head. Now, Sadao said, the young American without a word shook Sadao's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the step into the darkness of the garden. Once, twice, Sadao saw his light flash to find his way, but that would not be suspected. He waited until from the shore there was one more flash, then he closed the partition. That night he slept. You say the man escaped, the journal asked faintly. He had been operated upon a week before, an emergency operation to which Sadao had been called in the night. For 12 hours, Sadao had not been sure the journal would live. The gallbladder was much involved. Then the old man had begun to breathe deeply again and to demand food. Sadao had not been able to ask about assassins. So far as he knew, they had never come. The servants had returned and Yumi had cleaned the guest room thoroughly and had burned sulfur in it to get the white man's smell out of it. Nobody said anything, only the gardener was cross because he had got behind with his chrysanthemums. But after a week, Sadao felt the journal was well enough to be spoken to about the prisoner. Yes, Excellency, he escaped, Sadao now said. He coughed, signifying that he had not said all the might have said, but was unwilling to disturb the journal further. But the old man opened his eyes suddenly. That prisoner, he said with some energy. Did I not promise you I would kill him for you?
यदि नाव पकड़ने से पहले तुम्हारा भोजन खत्म हो जावे, उसने कहा। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे चला जाए, तब 2 बार टॉर्च को जलाकर मुझे संकेत देना। अंधेरे में संकेत मत देना, क्योंकि इसका पता लग जाएगा। यदि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ लेकिन वहीं हो, मुझे एक बार संकेत देना। तुम्हें ताज़ा मछली आसानी से पकड़ने को मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें उन्हें कच्चा ही खाना पड़ेगा। आग से पता लग जाएगा। बिल्कुल ठीक, नौजवान ने श्वास लिया। अब उसे जापानी कपड़े पहनाए गए जो सदाऊ ने उसे दिए थे, और अंत में सदाऊ ने उसके गोरे सिर पर काला कपड़ा लपेट दिया। अब, सदाऊ ने कहा। नौजवान अमेरिकन ने बिना एक शब्द के सदाऊ से जोश के साथ हाथ मिलाया और चुपचाप फर्श के पास चल दिया और सीढ़ियों से नीचे बगीचे में चला गया। 1 बार 2 बार उसे रास्ता तलाश करने हेतु टॉर्च रोशन करते हुए देखा गया, लेकिन वह शंका की बात नहीं थी। वह तब तक इंतजार करता रहा जब तक एक बार टॉर्च और न चमकी। तब उसका दरवाजा बंद कर लिया। उस रात वह सो गया। तुम कहते हो आदमी बच निकला? जनरल ने धीमे से पूछा। 1 सप्ताह पहले उसका ऑपरेशन किया गया था। यह आपातकालीन ऑपरेशन था जिसमें सदाऊ को रात के समय बुला गया था। 12 घंटे तक सदाऊ विश्वास न था कि जनरल बच जाएगा। पित्त की थैली बहुत प्रभावित हो चुकी थी। फिर बूढ़ा आदमी फिर से गहरी सांस लेने लगा था और भोजन मांगने लगा था। सदाऊ हथियारों के बारे में नहीं पूछ सका। जहाँ तक उसे पता था वे कभी नहीं आए थे। नौकर लौट कर आ गए थे और यूमी ने अतिथि कक्ष पूर्णतया साफ कर दिया था और घोड़े की गंध बाहर निकालने के लिए गंधक जलाई थी। कोई कुछ भी नहीं बोला था, केवल माली नाराज था क्योंकि वह गुलदाउदी लगाने में पीछे रह गया था। लेकिन 1 सप्ताह पश्चात सदाऊ ने महसूस किया कि जनरल इतना स्वस्थ हो गया कि वह कैदी के बारे में बात कर सके। हाँ महामहिम, वह बचकर भाग गया। अब सदाऊ ने कहा। वह खांसा, यह दिखाने के लिए कि उसने अपनी बात पूरी नहीं की, परंतु वह जनरल को आगे परेशान करना नहीं चाहता था। लेकिन बुढ़े ने अचानक अपनी आंखें खोल ली। वह कैदी, वह कुछ सख्ती के साथ बोला। क्या मैंने तुम्हें वचन नहीं दिया था कि मैं तुम्हारे लिए उसकी हत्या कर दूंगा? आपने दिया था महामहिम, सदाऊ ने पूछा। Well, well, the old man said in the tone of amazement. So I did, but you see, I was suffering a good deal. The truth is, I thought of nothing but myself. In short, I forgot my promise to you. I wondered, Your Excellency, Sadhu murmured. It was certainly very careless of me, the general said, but you understand it was not lack of patriotism or dereliction of duty. He looked anxiously at his doctor. If the matter should come out, you would understand that, wouldn't you? Certainly, Your Excellency, Sadhu said. He suddenly comprehended that the general was in palm of his hand and that as a consequence he himself was perfectly safe. I can swear to your loyalty, Excellency, he said to the old general, and to your zeal against the enemy. You are a good man. The general murmured and closed his eyes. You will be rewarded. But Sadhu, searching the spot of black in the twilighted sea that night had his reward. There was no prick of light in the dusk. No one was on the island. His prisoner was gone, safe doubtless, for he had warned him to wait only for a Korean fishing boat. He stood for a moment on the veranda, gazing out to sea from whence the young man had come that other night, and into his mind, although without reason, there came other white faces he had known. The professor at whose house he had met Hannah, a dull man, and his wife had been a silly, talkative woman, in spite of her wish to be kind. He remembered his old teacher of anatomy, who had been so insistent on mercy with the knife, and then he remembered the face of his fat and slatternly landlady. He had had great difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese. The Americans were full of prejudice and it had been better to live in it. Knowing himself their superior, how he had despised the ignorant and dirty old woman who had at last consented to house him in her miserable home. He had once tried to be grateful to her because she had, in his last year, nursed him through influenza, but it was difficult, for she was no less repulsive to him in her kindness. Now he remembered the youthful, haggard face of his prisoner, white and repulsive. Strange, he thought. I wonder why I could not kill him. अच्छा अच्छा, बूढ़ा आदमी आश्चर्य रंग से बोला। हाँ, मैंने दिया था, परंतु तुम देख रहे हो मैं बहुत कष्ट में था।
सच बात तो यह है कि मुझे स्वयं के अतिरिक्त कुछ नहीं सूझ रहा था। संक्षेप में मैं तुम्हें अपना दिया वचन भूल गया था। मैं चकित था महामहिम, सदाऊ फुसफुसाया। निस्संदेह मेरी बड़ी लापरवाही थी, जनरल बोला, लेकिन तुम ये समझते हो कि यह देश भक्ति या कर्तव्य निष्ठा की कमी के कारण नहीं हुआ। उसने चिंतित होकर डॉक्टर की ओर देखा। यदि मामला उठा तो तुम यह समझा दोगे ना? निस्संदेह महामहिम, सदाऊ बोला। उसने अचानक समझ लिया कि जनरल उसकी मुट्ठी में है और परिणाम स्वरूप वह स्वयं पूरी तरह सुरक्षित है। मैं आपकी वफादारी की शपथ लेता हूँ महामहिम, वह बूढ़े जनरल से बोला, और शत्रु के विरुद्ध आपके जोश की। तुम अच्छे आदमी हो। जनरल फुसफुसाया और अपनी आंखें बंद कर ली। तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। परंतु उस रात संध्या के प्रकाश में सदाऊ एक काले झुटपुटे स्थल को खोज रहा था। उसे अपना इनाम मिल गया। गोधूलिक के प्रकाश में उसे कोई प्रकाश की किरण दिखाई नहीं दी। द्वीप पर कोई नहीं था। उसका कैदी जा चुका था। निसंदेह वह सुरक्षित था, क्योंकि उसने उसे चेतावनी दे दी थी कि वह केवल कोरियाई मछुआरों की नाव की प्रतीक्षा करे। वह बरामदे में एक क्षण के लिए खड़ा होकर समुद्र की ओर देखने लगा, जहाँ से एक रात वह युवक आया था, और उसके मन में बिना कारण उन गोरों के चेहरे आ गए जिनको वह जानता था। प्रोफेसर, जिसके घर वह हाना से मिला था, वह सुस्त आदमी था और उसकी पत्नी मूर्ख बातूनी थी। इसके बावजूद भी वह दयावान थी। उसे अपना शरीर रचना विज्ञान के पुराने अध्यापक की याद आई, जो चाकू द्वारा रहम करने का अनुग्रही था। और फिर उसे याद आया कि उस मोटी फुहड़ मकान मालकिन का चेहरा। उसे अमेरिका में रहने के लिए स्थान प्राप्त करने में अत्यंत कठिनाई हुई, क्योंकि वह जापानी था। अमेरिकियों के मन में जापानियों के प्रति पूर्वाग्रह था और वहाँ रहना बहुत कटु था। यह समझते हुए कि वह उनसे श्रेष्ठ है, उसे उस गंदी बुढ़िया में कितनी घृणा थी, जो उसे अपने घृणित घर में रखने के लिए राजी हो गई। एक बार उसने उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का प्रयास किया था, क्योंकि उसने उसके अंतिम वर्ष में उसकी इन्फ्लुएंजा अर्थात बुखार में सेवा की थी। लेकिन वह अत्यंत कठिन था, क्योंकि वह उसके प्रति अपनी उदारता में भी घृणास्पद से कम नहीं थी। अब उसे अपने इस मरील जवान कैदी का चेहरा याद आया, सफ़ेद और घृणास्पद। अजीब, उसने सोचा। मुझे आश्चर्य है मुझे आश्चर्य है कि मैंने उसे क्यों नहीं मारा। आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।